नमस्कार बच्चों, मैं प्रिया आपका फिर से एक बार स्वामी प्रिया कोचिंग क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मराठी का सखू आजी चैप्टर मराठी टू हिंदी में ट्रांसलेट करके सिखाने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सखू आजी, राजन गवस 1959। मतलब सखू आजी जो लेसन है उनके राइटर है राजन गवस। उनका जन्म हुआ है 1959। प्रसिद्ध कथा कादंबरीकार, कवि, समीक्षक, संशोधक। ये जो राजन गवस जी है वो प्रसिद्ध कथाकार है, कादंबरीकार है, कवि भी है, समीक्षक भी है और संशोधक भी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त लेख, उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मतलब अवार्ड भी मिला हुआ है। भंडार भोग, धिंगाणा, कळप, तणकट इत्यादि कादंबऱ्या। उन्होंने जो कादंबरी लिखी है उनके नाम से ये भंडार भोग, धिंगाणा, कळप और तणकट। उनका काव्य संग्रह काच कवड्या हा ललित गद्य संग्रह प्रसिद्ध है। उन्होंने जो कविता संग्रह लिखा है वो हुनका नाम का है और काच कवड्या नाम का एक ललित गद्य है, वो भी उनके प्रसिद्ध है। प्रस्तुत पाठात सखू आजीच्या मनातील जुन्या नव्या जीवनमूल्यांच्या विषयाचे भान, तिची प्रगतिशील दृष्टी, निर्णय क्षमता, माणसांवरचे प्रेम अतिशय सहजतेने व ओघवत्या शैलीत लेखकाने वर्णन केले आहे। मतलब नीचे जो पाठ दिया है उसमें जो सखू आजी है उनके मन के पुराने नए जीवन मूल्य, उनका सब्जेक्ट, उनका भान, त्याची प्रगतिशील दृष्टी, उनकी जो प्रगतिशील दृष्टि है वो, निर्णय क्षमता, मानसांवरचे प्रेम मतलब लोगों के प्रति जो प्रेम, ये सब चीज़ें जो है लेखक ने नीचे हमें बताई है। सखू आजी परवा वारली ही गोष्ट कदाचित सांगण्या इतपत महत्त्वाची नसेल, कारण आपण कितीतरी मृत्यू रोज अनुभवत असतो। मतलब बच्चों यहाँ पे सखू आजी जो है वो परसों उसकी डेथ हुई, ऐसे लेखक ने बताया। ही गोष्ट कदाचित सांगण्या इतपत महत्त्वाची नसेल, मतलब ये जो चीज़ है, ये जो बात है वो इतनी इम्पॉर्टंट नहीं है, कारण आपण कितीतरी मृत्यू रोज अनुभवत असतो। मतलब हम हमारे लाइफ में बहुत सारे मृत्यु देखते हैं, अनुभवते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए लेखक को लग रहा है कि सखू आजी की जो डेथ हुई है ये बात इतनी इम्पॉर्टंट नहीं है। मग सखू आजी मरण पावली याला विशेष महत्त्व काय, असा प्रश्न कोणीही उपस्थित करू शकेल। तो बच्चों यहाँ पे बोला है कि अभी सखू आजी की डेथ हुई है वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर यहाँ पे सखू आजी की डेथ हुई इस बात के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, विशेष महत्व क्या है, ये सवाल कोई भी उठा सकता है। याबाबत मला काहीही म्हणायचे नाही। इस चीज के लिए लेखक को कुछ भी बोलना नहीं है। तरीही सखू आजीचा मृत्यू मला खोलवर जखम करून गेला। फिर भी जो सखू आजी की डेथ हुई है वो जो बात है वो लेखक के दिल पे बहुत जोर से लगी हुई है। तो उनके मन में वो बात खोलवर जखम मतलब बहुत मन उनका दुखी हो गया है। आपलं असं काही हरवलं असं मला आजही वाटतंय। मतलब लेखक को ऐसे लगा है मेरी कुछ चीज़ें हैं, मेरी जो कुछ बातें हैं वो गुम हो गई है। उनको आज ही वैसे फील हो रहा है। माझ्या जगण्यातील एक शुभ्र निरभ्र काही संपलं अशी एक पोकळी वाढते। मतलब उनके जीने का जो एक रीज़न वगैरह रहता है, शुभ्र निरभ्र मतलब वाइट वाला, वैसी एक जगह पोकड़ी यानी हम लोग बोल सकते हैं कि एक हम लोग बोलते हैं ना कि एक जीने की उम्मीद होती है, तो उम्मीद ही खत्म हो गई, तो वैसे एक दुख की आशा मन में निर्माण हुई है। कौन सकू आजी,
माझी कोण लागत होती? कोणीच नहीं। मतलब लेखक हमें बता रहे कौन सकू आजी, मतलब कौन है ये सकू आजी? माझी कोण लागत नव्हती, मतलब लेखक की कुछ भी नहीं लगती थी, मतलब वो रिलेटिव्स ही नहीं थी, कोणाचीच नहीं, मतलब सिर्फ लेखक की नहीं तो सारे विलेज में किसी की नहीं थी, ना माझ्या जातीची ना पातीची, मतलब उनके ना कास्ट की थी ना रिलेटिव्स में थी, पण तरीही ती माझ्या जवळची होती, पर फिर भी वो उनकी नजदीकी थी. रक्ताच्या माणसा इतकीच. सखू आजीचं वय वर्षे 90, मतलब जैसे ब्लड रिलेशन वाले लोग रहते हैं वैसे वो आजी लेखक को लगती थी कि वो मेरे ब्लड रिलेशन में ही एक रिलेशन वाली आजी है, ऐसे उनको लगता था. सकू आजी का वय वर्षे 90, मतलब सकू आजी थी, उनकी जब डेथ हुई उनका वर्ष था 90 साल. हातात काठी, वाकून कमान झालेलं शरीर, मतलब सकू आजी के हाथ में एक काठी था, वाकून कमान झालेलं शरीर, मतलब हम लोग बोलते कर्व लाइन, उसको कहते कमान झालेलं, वाकून कमान झालेलं शरीर. चेहरा सुरकुत्यांनी भरलेला, मतलब उनके चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियां आई हुई थी. सखू आजी गल्लीतून जाताना कोणी सहज म्हटलं, आजी कुठे चाललीस? तर लगेच उत्तर, कुठे जातोय बाबा? तो जब सखू आजी गली से गुजरती थी तो कोई आवाज देता था कि आजी कुठे चाललीस, मतलब उस आजी को पूछते थे, दादी को पूछते थे कि कहाँ जा रही है, तो उसका तुरंत आंसर रहता था, कुठे जातोय बाबा, मतलब मैं कहाँ जा रही हूँ बाबा. म्हातारं माणूस, हाडं गेली वडाला, बघ माझ्या मडाला, मतलब मैं हूँ एक बुढ़ी आदमी, हाडं गेली वडाला, मतलब हम लोग बोलते हाडं गेली मसनत, वैसे वो बोल रही कि मेरे आधी हड्डियां तो शमशान घाट गई है, ऐसे बोल रही है. बघ माझ्या मड्याला, मड मतलब जो उसकी डेथ बॉडी रहती है उसको. म्हातारी काय बोलते हे सगळ्यांना समजायचं असं नाही, मतलब जो दादी माँ है, सखू आजी है, वो क्या बोल रही है सभी को समजता था ऐसे नहीं, पण प्रत्येक जण तिच्याशी बोलायचा प्रयत्न करतो, परंतु सभी जन है वो उससे बात करने का बहुत प्रयास करते हैं. म्हातारी प्रत्येकाशी बोलते, जो सखू आजी है वो सभी से बातें करती है. मला सकू आजी नेहमीच एक कविता वाटते, मतलब लेखक को सकू आजी एक कविता पोएट्री लग रही है. ती कवितेत बोलते, कवितेत जगते, तिच्या इतकं प्रचंड भाषिक ज्ञान मला कोणाकडे दिसलं नाही. मतलब लेखक को लग रहा था कि वो एक पोएट्री है, क्योंकि वो हमेशा पोएट्री में बात करती है, पोएट्री में ही रहती है, और उसके पास इतना भाषिक ज्ञान था कि वो उनको भाषिक ज्ञान किसी के पास ही नहीं दिखा. सखू आजी सहज बोलायला लागली तरी एक कविताच बोलायची. मतलब जो सकू आजी है वो ऐसे नॉर्मली बातें करते वक्त भी वहाँ पे पोएट्री बोलती थी. म्हणजे कुणी म्हटलं, म्हातारी गप्प घरात बसायचं सोडून कुठं निघालीस मरायला, मतलब कोई कुछ ऐसे टॉन से बातें बोलते थे कि अभी बूढ़ी हो गई है तो शांत घर में बैठने का, तो कहाँ पे घूम फिर रही है, तो ऐसे. तभी वो क्या बोलती थी, तर लगेच ती म्हणायची, मरण लोकाला सरण दिक्काला, माझं कपाळ भरलं आभाळ, मरलं माणूस झिजलं कानूस, म्हातारी नवसाची भरून उरायची. हे सगळं ती जुळून बोलायची असं नाही, पण ती बोलायला लागली की आपोआपच तिच्या तोंडातून ते बाहेर यायचं. मतलब जब भी बच्चों सखू आजी को बोलते थे कि तू बुढ़ी हो गई है, घर में बैठ, कहाँ मरने के लिए बाहर घूम रही है, तो वो तुरंत ही वो लोगों को बोलती थी मरण लोकाला. मतलब मरण लोकाला मतलब हर लोगों को मृत्यु अटल है. शरण दिक्काला मतलब जो शरण हम लोग बोलते चिता, चिता में जो हमारी आत्मा रहती है, वो जब भी चिता पे हम लोग लेटते हैं तो वो आत्मा
अनंत में कहाँ पोचती है वो किसी को पता नहीं. माझं कपाळ भरलं आभाळ. माझं कपाळ मतलब जैसे बारिश में ढग भरते हैं, बारिश की वजह से जब भी आकाश में बादल भरते हैं, वैसे माझं कपाळ भरलं आभाळ. वैसे उनका नसीब जो है भरा हुआ है. मरला माणूस झिजलं काणूस. जो आदमी रहता है वो कैसे मरता है? पूरा मतलब कानूस. कानूस मतलब जो कानस रहती है धार करने वाली, वो कैसे कहती है? छुरी चक्कू को जैसे धार निकालते हैं, समझो हम लोग उसको घिसते हैं, तो छुरी क्या होती है? कानस की वजह से छुरी घिसती है. तो वैसे इंसान घिस घिस के अपना जीना जीतता है, मतलब जो अपनी लाइफ है वो जीतता है. म्हातारी नवसाची भरून उरायची. जो बुढ़ी है वो नवसाची है, मतलब किसी ने नवस किए और सबसे भरून उरायची मतलब हर जगह रहती है. हे सगळं ती जुळून बोलायचे असं नाही. तो ये सब चीज़ें वो कभी राइम्स में बोलती थी, ऐसे नहीं कि जोड़ छोड़ के ऐसे हम लोग बोलते वैसे नहीं, वो सिर्फ बोले जाती थी. तो बच्चों, आपको ये थोड़ा पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. मरण लोकाला शरण दिक्काला मतलब हर लोगों को मरण दिया हुआ ही है. और जब हम लोग चिते पे लेटे हुए रहते हैं तो हमारा आत्मा आनंद में कहाँ जाता है पता नहीं चलता है. माझं कपाळ भरलं आभाळ. जैसे बारिश से भरा हुआ बादल रहता है, वैसा मेरा कपाळ यानी मेरा नसीब जो है भरा हुआ है. मरलं माणूस झिजलं कानूस. जैसे कानस रहती है वो सबको धार करते वक्त छुरी चक्कू को कमज़ोर करते, मतलब जैसे कानस की वजह से छुरी चक्की जीत जाती है, वैसे मरल मानुस भी जो है अपने लाइफ में घिस घिस के जीता है और मर जाता है. म्हातारी नवसाची भरून उरायची मतलब उनका नसीब जो है वो नवस की वजह से हुआ है, ऐसे वो बोलती थी. और नवस की वजह से वो अभी तक जिंदा है, ऐसे उसको लोगों को बताना रहता था. अभी समझ में आया कि ये सब चीज़ें क्या है. पण ती बोलायला लागली की आपोआपच तिच्या तोंडातून ते बाहेर यायचं. मतलब जो ये सब बातें हैं वो अपने आप बोलते बोलते ही उसके मुंह से बाहर निकलती थी. तिच्याशी बोलताना एक अवर्णीय आनंद मिळायचा. मतलब जब उसके साथ बात करते थे ते एक अजीब सा ही आनंद उसके साथ मिलता था. लहानपणी शाळेला जाता जाता आजी आम्हाला गोळा करून बसायची. मतलब जब लेखक बचपन में स्कूल में जाते थे तभी सबको आजी सबको लेके राउंड में बैठती थी. शेतातल्या देवाच्या गोष्टी सांगायची. मतलब खेती में जो भगवान है उनकी स्टोरीज उनको बताती थी. ही गोष्ट कधी आठवडा चालायची. मतलब कभी कभी जो स्टोरी सुनाती थी वो पूरा हफ्ता चलती थी. शाळेला जाताना काही वेळ, शाळेहून येताना काही वेळ, मतलब स्कूल जाते समय और स्कूल से आते समय, ऐसा वो स्टोरी का टाइम था. असा तो ठरलेला कार्यक्रम असायचा. ऐसे उसका प्रोग्राम फिक्स था. एकदा आजीनं एक गोष्ट सहज सुरू केली आणि संपवली. मतलब एक दिन आजी ने ऐसे ही एक स्टोरी सुनाना शुरू की और वैसे ही उसने ख़त्म की. पण ती माझ्या मनात दीर्घकाळ रेंगाळली. परंतु वो जो स्टोरी थी वो लेखक के मन में अभी तक रह गई. आजी म्हणाली, शेतात एक सांप होता, त्याचा माणूस झाला. मतलब आजी ने उनको बताया खेती में एक सांप था और उसका आदमी बना. त्याला पंख फुटले, तो समुद्रावर गेला. उस आदमी को पंख फूटे, मतलब पंख निकल के आए. फिर वो समुद्र में गया. 4 तप तपश्चर्या केली. मतलब उसने बाद में 4 तप तपश्चर्या की. परत आला, त्याचा बैल झाला. वो वहाँ से रिटर्न आया
उसका बैल बन गया। खांदा मळला, नांगर जुंपला, मतलब जो खेती करते वक्त बैल को लगाते हैं। खांदा मळला, नांगर जुंपला, तो बैल के खांदे पे नांगर लगाया। फाळाला नागिन डसली, जब नांगरनी करते वक्त खेती में उस फड़ा जो रहता है नांगर का, उसमें नागिन डसली, मतलब नागिन लग गई। बैलाची दातकुडी बसली, मतलब बैल की दात किडी बैठ गई। नांगराची नदी झाली, वैसे ही वहाँ पे नांगर का नदी बन गया। बैलाला अंघोळ घातली, त्याचा साप झाला, नागिणीला घेऊन पळाला, मतलब बैल को स्नान करवाया, उसका साप बन गया और नागिन को लेके वो भाग गया। हे सांगताना आजीच्या चेहऱ्यावरचे बदलणारे भाव, हाताच्या हालचाली, या साऱ्यातून हे सारे आपल्या समोर घडते आहे। मतलब जब आजी ये स्टोरी बता रही थी, उसके चेहरे पे जो भाव थे, उसके हाथ के मूवमेंट्स थे, और ये सब उनके सामने ही हो रहा है, वो लाइव देख रहे, ऐसे लग रहा था। आपण पाहत आहोत असं वाटून अंगावर शहारे यायचे। मतलब लेखक को लग रहा है ये अभी हमारे सामने ही सच्चाई घटना घट रही है और हम लोग खुद देख रहे, और वो देख के वजह से आंख के ऊपर शहारे यानी रोमटे खडे होते थे। ही गोष्ट ऐकल्यानंतर कित्येक दिवस ही गोष्ट माझ्या स्वप्नात जशीच्या तशी घडायची। मतलब ये जो स्टोरी है वो जब भी लेखक ने सुनी थी, उसी दिन से हमेशा उनके सपने में जैसे कि तैसी घटती थी, मतलब उनको दिखाई देती थी। बैल आंघोळ करायला लागला की डोळे टक्क उघडे पडायचे, मतलब जब भी बैल नहाने लगता था तभी लेखक के आंखें खुली होती थी। तिथून पुढं झोप लागायचीच नाही। उसके बाद वहाँ पे उनको नींद नहीं आती थी। तरी आपल्या स्वप्नातला साप नागिन घेऊन जाईल आणि आपल्याला हे स्वप्न पडायचं बंद होईल असं वाटायचं। मतलब लेखक को लगता था कि अभी सपने में जो अपना सांप नागिन को लेके गया, और ये हम जब लेखक सपने में देखेंगे तो ये सपना उनको दिखना बंद हो जाएगा, ऐसे उनको लगता था। पण कई वर्षात असं कधी घडलं नहीं, तो बहुत सारे साल हुए पर ऐसा कभी हुआ नहीं। ही कथा कधी अचानक स्वप्नात येतेच, मतलब अभी तक भी लेखक के सपने में ये स्टोरी आती है। आजीने कई गोष्टी सांगितल्या, पण एवढीच कशी मेंदूत रुतून बसली हा प्रश्न अनुत्तरित आहे। मतलब आजी ने बहुत सारी स्टोरीज उनको बताई, पर यही जो स्टोरी है वो उनके दिमाग में जाके बैठ गई, और उसका प्रश्न का उत्तर अनुत्तरित है, मतलब उसमें प्रश्न का सवाल ही नहीं है। त्या काळी आणि त्यानंतर या गोष्टीचा अर्थ आजीला विचारला होता तर ती फक्त हसायची। मतलब उस टाइम पे भी और उसके बाद भी इस स्टोरी का मीनिंग आजी को उन्होंने पूछा था, पर आजी सिर्फ हसती थी। मध्येच एकदा म्हणाली, गाव गर्तीला सपान धरतीला, धरती दुपावली माती हरकली। तो बीच में ही एक बार वो ऐसे बोली थी, गाव गर्तीला सपान धरतीला। गर्तीला मतलब अब्रुदार गाव किंवा कुलीन गाव ऐसे, तर तिथल्या धरतीला सुंदर स्वप्न पडतात। म्हणजे वहाँ जहाँ पे गांव जो उत्कृष्ट गांव रहता है, जो विलेज रहता है, वो अच्छा खासा विलेज रहता है, तो उसके यहाँ की जो धरती रहती है उसको अच्छे सपने आते। धरती दुपावली माती हराकली, उसी टाइम पे वो सपना देख के धरती जो मिट्टी रहती है वो
फूलती है, ऐसे उसने यहाँ पे कहा है। तो बच्चों एक बार वापस मैं रिपीट कर रही हूँ। गाव गर्तीला सपान धरतीला, धरती दुपावली माती हरकली। गाँव, अभी देखो हमें हर गांव में एक अभियान वगैरह कुछ न कुछ रहता है, तो किसी सरकार के पास से गांव को सर्वोत्कृष्ट गांव वगैरह ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं। तो सेम यही चीज़ें यहाँ पे बताने की सखुआ जी ने कोशिश की है। मतलब जो अच्छे गांव रहते उनके धरती को अच्छे सपने आते, वो जो सपने देख के धरती खिल उठती है, फल उठती है, ये यहाँ पे बताया है। अभी मैंने थोड़ा सा आपको स्पेशली शॉर्टकट में एक्सप्लेन करके बताया है। आता है कोणाला कळणार, मतलब अभी ये सब चीज़ें जो बोली है वो किसके समझ में आएगी। नंतर म्हातारीला काहीच विचारलं नहीं, मतलब लेखक को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आई, तो इसके बाद उन्होंने आजी को कुछ नहीं पूछा। सखू आजी गावातल्या कुणाच्याही बारशाला, लग्नाला, मयताला हटकून पुढे असायची। सखू आजी जो है गांव में किसी का भी बारसा यानी जो नवजात बालक रहता है उसका नामकरण रहता है, उस टाइम पे लग्नाला यानी शादी पे, मैताला यानी जब मृत्यु होती है आदमी की उस वक्त वहाँ पे वो आगे रहती थी। सगळं तिच्या म्हणण्यानुसार चालायचं, वहाँ पे सभी चीज़ें उसके बोलने के अनुसार ही चलती थी। तिच्या शब्दाला चैलेंज नसायचं, मतलब उसके वर्ड को किसी का चैलेंज नहीं रहता था, मतलब उसने बोला वो अंतिम निर्णय। गावातल्या बापय माणसात ती एकदम बरोबरीने वावरायची, मतलब गांव में जो बाप है मतलब जो जेंट्स लोग रहते उनके साथ वो बराबरी से चलती थी। एकदा गावच्या लक्ष्मीची जत्रा ठरली, मतलब एक दिन गांव में जो लक्ष्मी माता है उनकी जत्रा यानी मेला फिक्स हुआ। इडं पडलं, चाकबंदी झाली, अशात गावातली वस्तू बाहेर जाऊ द्यायची नाही असा नियम। अशात सातबा घोरपडाचा पोरगा वावगा वागला, मतलब इडं पडलं म्हणजे वेडा पडणे। पेड़ा मतलब जो बोलते ना, कोई गांव में खड़ा है, मतलब घेरा जो बोलते बीच में हीरो खड़ा है और समझो बाजू में दुश्मन घेरे हुए हैं, वैसे इडं पडलं, चाकबंदी झाली और गांव में ऐसा वेड़ा पड़ा है, उसके वजह से चाकबंदी मतलब गांव में जो गाड़ियां आना जाना, चाकबंदी, चाक किसको रहते हैं, गाड़ियों को रहते हैं, तो गाड़ियां आना जाना बंद हुई। अशात गावातली वस्तू बाहेर जाऊ द्यायची नाही असा नियम, मतलब इस टाइम पे गांव में गांव की चीज़ें बाहर जाने नहीं देने का ऐसा नियम था। अशात सातबा घोरपड्याचा पोरग वावग वागलं। उतने में ही सातबा घोरपड़े था, उनका लड़का कुछ तो गलत किया। गांव बैठक बसली, उस टाइम पे गांव बैठक होते थे, तो वहाँ पे गांव बैठक बैठी। पंच म्हणाले, रिवाजानुसार सातबाच्या पोराला दंड करायचं, मतलब वहाँ पे सरपंच थे, उन्होंने बोला कि रिवाज के अनुसार सातबा के लड़के को दंड दिया जाएगा। सगळ्यांनी माना डोलावल्या। निर्णय फाइनल, सभी लोग ने उसको सम्मति दी अपने गर्दनें हिलाकर। निर्णय फाइनल, वहाँ पे उनका निर्णय फाइनल हुआ। एवढ्यात म्हातारी उठली, उतने में सखू आजी उठ गई। म्हणाली, पोरग मांडीवर घाण करते म्हणून मांडी कापताय वेगा, मतलब उसने कहा जब भी अपना बच्चा मांडी पे बैठ के गंदा करता है तो आप मांडी कट करते हैं क्या। सगळे टाळा पगळून बघायला लागले, मतलब सब ऐसे करके देखने लगे। बोलायचं काय, शेवटी सगळे उठले,
मतलब अभी क्या बात करने का, सभी वहां से उठ गए, आपापल्या घरच्या वाटेला लागले. सभी जण अपने अपने घर चले गए. सातबाच्या पोराला कोणीच काही बोललं नहीं. मतलब यहाँ पे सातबा का जो लड़का था उसको किसी ने कुछ बोला नहीं. म्हातारीची गावाला भीती होती. मतलब आजी की एक दहशत गाव में थी. एकदा सखू आजी गावातल्या आयाबाया गोळा करून आमच्या घरात आली. मतलब एक दिन सखू आजी ने गांव के जो सभी औरतें हैं उनको जमा करके उनके घर में आई. तेव्हा मी कॉलेजात होतो. उस टाइम पे लेखक कॉलेज में पढ़ते थे. आमच्या भागात तेव्हा प्रौढ साक्षरतेचे वर्ग जोरात होत होते. मतलब उस टाइम पे लेखक के जहाँ पे जब लेखक कॉलेज में पढ़ता था उस टाइम पे प्रौढ साक्षरता वर्ग बहुत जोरों शोरों से चलते थे. पण आमच्या गावात एकही चालत नव्हता. परंतु उनके गांव में वो प्रौढ़ साक्षरते के वर्ग जो क्लास चालू थे वो एक भी नहीं चलता था. म्हातारी सगळ्या आयाबायांच्या समोर म्हणाली, आमचं पोरगं एवढं काय काय शिकलंय, आपल्याला दुसरा मास्तर कशाला पाहिजे. तो सभी औरतों के सामने आजी ने बोला वहां पे, आमचं पोरगं एवढं काय काय शिकले, मतलब हमारा जो लड़का है वो इतना कुछ कुछ सीखा है, तर आपल्याला दूसरा मास्टर कशाला पाहिजे. तो हमें किसी और मास्टर की यानी अपने किसी और टीचर की क्या ज़रूरत है. तू शिकव रे आम्हाला. म्हणजे लेखक को बोला, तू शिकव आम्हाला, मतलब तू ही हम लोग को सिखा. सखू आजी 15 दिवसात वाचायला शिकली. मतलब सखू आजी वो 15 दिन में ही पढ़ने के लिए सीख गई. मतलब उसको रीडिंग आना चालू हुआ. सगळ्या बायकांना शिकवत सुटली. वो जब भी खुद सीखी उसके बाद उसने बाकी भी औरतों को सिखाना शुरू किया. त्यावेळी आमच्या गावाचा सरपंच अंगठेवाला होता. मतलब उस टाइम पे जब लेखक थे उस टाइम पे उनका जो गांव का सरपंच था वो अंगठे वाला, मतलब वो अनपढ़ था, उसको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता था. त्याला तिनं चावडीतच गाठला. मतलब जहाँ पे गांव की चावड़ी रहती है, मतलब गांव की जो चौकट रहती है, जहाँ पे उसने जो आजी ने उनको वहाँ पे वहीं पे उनको गाठला, यानी वहाँ पे वो मिली. आठवड्यात सही पुरता साक्षर केला. मतलब 8 दिन में ही सकू आजी ने उनको उनकी साइन करना सिखाया. उनके साइन के लिए उनको साक्षर किया. आमच्या गावातला चोपडा यांचा पोरगा पहिल्यांदा पोलीस झाला. मतलब उनके गांव में चोपड़ा नाम के गृहस्थ थे, उनका लड़का फर्स्ट टाइम पोलीस हुआ. म्हातारीनं गावच्या बायका गोळा करून त्याला ड्रेसवर ओवाळलं. मतलब उस टाइम पे आजी ने गांव के सभी औरतों को जमा करके उसको पुलिस की वर्दी में औक्षण किया. दही साखरे ने तोंड गोड केलं. उसको दही और शक्कर खिला के उसका मुंह मीठा किया. गाव म्हणजे म्हातारीचा गोतावळा. मतलब गाव म्हणजे म्हातारीचा गोतावळा, मतलब जो विलेज है वो ही म्हातारी का गोतावळा यानी उसका प्राण है, यानी एक गाठोडा है, ऐसे बोला. तिला गावातल्या सगळ्या लहान थोरांमध्ये आपलं घर दिसायचं. मतलब गांव में जो सभी छोटे बड़े हैं उसमें ही वो अपना घर देखती थी. सकू आजी शिकली सवरली असती, शहरात जन्मली असती तर कुठल्या कुठे पोचली असती. मतलब लेखक के मन में अभी आया कि सकू आजी पढ़ी लिखी होती, उसका जन्म शहर में हुआ होता तो आज के दिन में वो कहाँ से कहाँ तक पोहोची हुई होती. इतकी प्रचंड बुद्धी तिला लाभली होती, पण ते तिच्या नशिबात नव्हतं. म्हणून काही बिघडलं नव्हतं. मतलब उसके पास इतनी अच्छी बुद्धि थी, इतनी अच्छी सोचने की क्षमता थी, पर उसके नसीब में कुछ नहीं था. परंतु उसके वजह से कुछ उसका नुकसान भी नहीं हुआ था. तिने सगळं तिच्या हयातीत काबीज केलं होतं. मतलब उसने उसके जब भी
बोलते हैं ना हम लोग हयात में, उसने अपने हयात में सभी चीज़ें काबीज की हुई थी. सकू आजी मरण पावली. सकू आजी की डेथ हो गई. लहान पोरांपासून म्हाताऱ्या कोतारांपर्यंत प्रत्येकाच्या डोळ्यात पाणी आलं. गाव पोरकं झालं. मतलब छोटे बच्चों से लेके बूढ़े लोगों तक उनके आँख में पानी आया, क्योंकि आज सकू आजी की डेथ हुई और आज के दिन जो गांव है पोरकं झालं. मतलब गांव में उनकी जो आई थी उसकी ही डेथ हुई. आता फक्त आजीच्या दंतकथा, मतलब अभी सब जो बची हुई थी उसकी दंतकथा आहे. घडलेल्या ना घडलेल्या प्रत्येक गावात अशी एक आजी गावाचा गोतावळा सांभाळून गेलेलीच असते. मतलब ये जो दंतकथा है घटी हुई है या नहीं घटी हुई है, ये दंतकथा है याद. इतनी ही आजी की यादें थी और प्रत्येक गावात अशी एक आजी गावाचा गोतावळा सांभाळूनच गेलेली असते. और लेखक को लगता है कि हर एक गांव में ऐसी ही एक आजी गांव का गोतावळा संभाल के गई हुई रहती है. आता गावगाडा बदलला. आजीला जागाच उरली नाही. मतलब अभी जो गावगाडा है गांव में बदला हुआ है. आजीला जागाच उरली नहीं तो आजी को जगह ही नहीं रही. क्यों जगह नहीं रही? कि अभी आजी ज़्यादातर वृद्धाश्रम में ही दिखाई देती है. अडचण फक्त उद्याच्या मुलांची. तो यहाँ पे प्रॉब्लम है जो आगे की पीढ़ी, कल की जो पीढ़ी है, कल के जो बच्चे हैं उनके प्रॉब्लम. त्यांनी अशा आजीची आठवण कुठली सांगायची, कि उन्होंने ऐसे आजी की यादें किसको बताएंगे, क्योंकि आज की आजी जो है वृद्धाश्रम में रहती है, ना कि गांव में रहती है. इसलिए आगे के जो कल के बच्चे हैं उनको आजी की यादें बताना मुश्किल है. तो बच्चों, मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिसमें मेरी कोई भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. तो मिलते हैं आप मेरी अगली वीडियो में. टिल देन बाय.